मैं वासुदेव द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, मैं हमेशा एक बात आप सभी से कहता रहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए। डेली अपनी क्लासेस चल रही हैं। जैसे मैंने एक शेड्यूल बनाया है, वीक में 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन पॉलिटी। बाद में क्या करेंगे, दोनों क्लासों को कंटिन्यू कर देंगे। आप लोग एक बार बच्चों तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए अपनी जानकारी में। जहाँ पर भी लोग आपको जानते हैं वहाँ तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास कीजिए। फिर अपनी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी जैसी चलती हैं, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड। और जो नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रख करके क्या नया सीखना है और क्या पुराना सीखना है, इन बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में अब क्या करेंगे, बातें आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारी बात होगी किसको लेकर के, इंडियन पॉलिटी को लेकर के। और साथ में देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा और भारत के संवैधानिक विकास के पीछे का कारण क्या रहा। इन कारणों की परिचर्चा करते हुए आगे निकलेंगे। विजय द्विवेदी जी, गुड आफ्टरनून। और यहीं से हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे लाइव हो जाएंगे। अब बच्चे देखो, हमको बात किसकी करनी है, तो मैंने कहा भारत के संवैधानिक विकास की जो यात्रा थी उसकी बात करनी है। लेकिन हमें भारत के संवैधानिक विकास तक पहुंचने से पहले 2-3 घटनाओं के विषय में जान लेना चाहिए। एक घटना घटी विश्व इतिहास में, और इस घटना को कहा जाता है 1215 में एक घटना घटी। और ये घटना कहाँ पर घटी बच्चे, यूरोप में घटी थी, या ऐसे हम कह सकते हैं ब्रिटेन में घटी, यूनाइटेड किंगडम में घटी। और इस घटना में हुआ क्या था यहाँ पर, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में जो जनता थी, यहाँ पर बच्चे एक वर्ग हुआ करता था जिसे हम क्या कहते हैं, जमींदार वर्ग के रूप में जानते हैं। ये क्या था, जमींदार वर्ग था। और इस जमींदार वर्ग के अधिकार थे कुछ। इन अधिकारों की डिमांड को लेकर के, और साथ में जो है, जो ब्रिटेन के नागरिक थे वो अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी को लेकर के बात कर रहे थे कि हमको अधिकार प्रदान किए जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया भैया राजा के खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा कर दिया, और राजा के खिलाफ जाकर के खड़े हो गए। कहा कि अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। राजा ने कहा आप अपना डिमांड बताइए। तो इन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों की आप लिखित रूप से गारंटी दे दीजिए। राजा ने कहा अच्छा दे दूं, बोले हाँ। तो राजा ने इनको लिखित तौर से गारंटी दे दी, और ये कह करके इन सामंतवादियों को वापस भेजा था कि आगे चल करके क्या होगा, मैं पोप के थ्रू या चर्च व्यवस्था के थ्रू क्या करूंगा, इनके अधिकारों को कैंसिल करा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चे, 1215 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा है। और ये बच्चों क्या कहलाता है, तो इसी को कहा जाता है मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज कहलाता है। पहला लिखित दस्तावेज है बच्चे। मूल अधिकारों को अगर कोई पूछे कि पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है, तो यही 1215 के मैग्ना कार्टा का वो मूल अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज कहा जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान में तो भाग 3 है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक की परिचर्चा करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे भारत में जो है मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पार्ट 3 को, जो हमारा फंडामेंटल राइट को लेकर के डील करता है। भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक को हमारे संविधान में जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बच्चे, जब ये 1215 का मैग्ना कार्टा दे दिया गया ब्रिटिश नागरिक को, ये कहां पर था बच्चे, ये हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की। ठीक है, कि ये कहां पर है, ब्रिटेन, इसे ध्यान रखिएगा। अब जब यहां से यह मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया, और इसके बाद बातें आगे बढ़ती गई। लेकिन राजशाही हमेशा क्या करती है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए काम करती है। और इसी क्रम में राजशाही ने क्या किया, धीरे धीरे आगे चल करके जो अपनी शक्तियों का विस्तार किया, और आगे फिर से क्या करने लगेगी, फिर से लोगों के अधिकारों को जो है कम करने का प्रयास करेगी। इसी क्रम में यूरोप में एक घटना घट जाती है, और यह घटना घटती इन द ईयर ऑफ 1453 में। कब घटी थी ये घटना, हमको देखने को मिलेगी 1453 ईस्वी में। और कहां पर घटी बच्चे, यूरोप में। 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में एक घटना घट जाती है। 1453 ईस्वी में कहां पर घटना घटती है, तो यूरोप में। और इसे क्या कहा जाता है, कुस्तुनतुनिया का युद्ध कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया
दुनिया का युद्ध कहा जाता है, या इसी को बच्चे हम लोग किस नाम से जानते हैं? धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं। धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं। द बैटल ऑफ कुस्तुनतुनिया ये कहां पर लड़ी गई थी बच्चे? तो ये लड़ी गई थी अपना ये एरिया है, और ये एरिया कहलाता है टर्की का। जहां पर ये देख रहे हो एशियन कॉन्टिनेंट किससे जुड़ रहा है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। यहां पर एक जगह है और इस जगह का नाम क्या था? ये जगह हमारे पास टर्की है। ये जो टर्की है, पहले इसको समझिए कि टर्की के विषय में हमें जानकारी क्यों आवश्यक है। अगर हम इस टर्की को देखते हैं, चलिए यहीं पर समझ लेते हैं कि टर्की के विषय में जानकारी क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली बात समझना, आप चौथी शताब्दी, या हम कह सकते हैं चौथी शताब्दी के समय पर, लगभग अगर हम बात करते हैं चौथी शताब्दी के आसपास का समय जो है, इस 4th सेंचुरी के आसपास के समय इस रीजन पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे क्या कहते हैं? रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। वह रोमन साम्राज्य अगर आकर के देखोगे, अगर हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की, साम्राज्य ये कहां पर हुआ करता था? यही यूरोप का जो एरिया है, रोमन साम्राज्य। लगभग अगर हम बात करते हैं चौथी शताब्दी, तीसरी और चौथी शताब्दी के मध्य रोमन साम्राज्य क्या था? इसमें प्रथम बार विभाजन हुआ। प्रथम विभाजन। और प्रथम विभाजन कब होता है बच्चे? तो प्रथम विभाजन हुआ लगभग तीसरी, अगर हम बात करें शताब्दी में, इस पर क्या हो जाता है? विभाजन होता है। और विभाजन किस तरीके से होगा? तो एक ये वाला जो पार्ट है ये यूरोप है, समझिएगा। ये क्या कहलाया बच्चे? तो ये कहला जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। एक विभाजन हुआ प्रथम, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा जो एरिया था ये टर्की वाला एरिया है, इसे क्या कहा गया था? पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब देखो, ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी वेटिकन सिटी, या वेटिकन सिटी के आसपास वाला जो एरिया आज देखते हो उसको इसका क्या माना जा सकता है? बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। वेटिकन सिटी के आसपास वाला एरिया, या इटली के आसपास का जो एरिया ले सकते हो, यूरोप का वेटिकन सिटी हो गया। यहाँ पर कौन हुआ करता था? पोप बैठता था, वेटिकन सिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? इटली है। ये वाला जो एरिया हुआ करता था इसमें क्या आता था? पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य में कौन आया करता था? पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है, यहां पर हमको देखने को मिलता है जो टर्की वाला एरिया है ये किसका भाग हुआ करता था? पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग हुआ करता था। अब बच्चे 1453 में क्या हुआ? यहां पर 1453 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम क्या कहते हैं? द बैटल ऑफ कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया के बैटल में एक सबसे बड़ी बात यह निकल कर के आई, एक तरफ कौन लड़ रहा था? एक तरफ था अपना, हम कह सकते हैं क्रिश्चियन, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ था बच्चे इस्लाम। इन दोनों धर्मों के मध्य युद्ध लड़ा गया। पोप ने कहा इस युद्ध में जीत किसकी होगी? क्रिश्चियनिटी की होगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी ही जीतेगी, क्योंकि यहां कौन है? वेटिकन सिटी में पोप बैठे हुए हैं। लोगों ने पूछा कैसे? बोले इस तरीके से, क्योंकि उस ईश्वर का सीधा दूत कौन है? मैं हूं। उस ईश्वर का सीधा प्रतिनिधि मैं हूं पृथ्वी पर, और उससे मेरी सीधी बात होती है। तो ये समझिए कि ये युद्ध भी कौन जीतेगा? क्रिश्चियन लोग जीतेंगे, और जो मुस्लिम लोग हैं वो युद्ध को हार जाएंगे। लोगों ने कहा नहीं हारे तो? बोले अरे मैं कह रहा हूं हारेंगे कैसे नहीं। बोले ये ध्यान रखना कि हर हाल में इस युद्ध में विजय किसकी होगी? क्रिश्चियनिटी की होगी। लेकिन गनीमत यह रही कि इस युद्ध में विजय क्रिश्चियनिटी की ना होकर के किसकी विजय हो जाती है? इस्लाम की विजय हो जाती है। और यह जो टर्की वाला एरिया था, इस टर्की वाले एरिया में एक नए मुस्लिम साम्राज्य का उदय होता है, और इसके कारण ये जो व्यापारिक मार्ग है, ये पूरा का पूरा जो एशिया के साथ यूरोप का व्यापार चल रहा था, अभी भूमिगत रास्ते के माध्यम से, यहां से पर्शिया के माध्यम से होते हुए चलता था, यह व्यापारिक मार्ग क्या हुआ? अवरुद्ध हो गया।
अब ये जो यूरोपियन लोग थे, अब भारत में ये क्या नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। और जब भारत में इनके व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया, तो इस व्यापारिक मार्ग के विकल्प के रूप में यूरोप में चालू होता है ज्योग्राफिकल, हम कह सकते हैं भौगोलिक खोजों का दौर। इसी समय एक व्यक्ति निकलेगा, यहां बैठा हुआ है, ठीक है, स्पेनिश नाविक है, और वो वहां से निकल करके कहां जाएगा, भारत की खोज में निकलेगा, एशियाई देशों की तरफ व्यापार करने के नए व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए निकलेगा, नाम है कोलंबस। और जब कोलंबस यहां से निकलेगा, रास्ता भूल जाएगा, और रास्ता भूल करके किसकी खोज कर लाएगा, यूएस की। तब तक लोगों को यह नहीं पता कि यूएस भी है। और इन द ईयर ऑफ 1492 में, 1488 में वो निकला, और 1492 में लोगों को पता चला कि एक नई जगह भी है जिसे यूएसए नाम दिया गया, बाद में उसे नई दुनिया कहा गया। तो खोज करके ले आता है। और अब जो है व्यक्तिगत खोजों का, जैसे पहले अगर कोई व्यक्ति कोई खोज करता था, मानते हैं आपने दूरबीन बनाई, तो इस दूरबीन बनाने में आपका योगदान नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि ईश्वर की महिमा है, सारा योगदान किसका है, ईश्वर का योगदान है। और कोलंबस जब पहली बार यूएसए की खोज करता है, उसका नाम नई दुनिया दिया जाता है, और उसको इसका श्रेय दिया जाता है। अब व्यक्तिगत रिसर्चों का श्रेय व्यक्ति को मिलना चालू हो गया, और बताया गया कि भाई अब जो है कोलंबस महोदय ने से यूएस की खोज की। और इसी समय ये जो एरिया देख रहे हैं हम, लिस्बन का एरिया दिखाई देगा, जिसे क्या कहा जाता है, पुर्तगाल कहा जाता है। और यहाँ का एक नागरिक था, और इस नागरिक का नाम था वास्को डिगामा। और 1498 ईस्वी में ये क्या करेगा, पुर्तगाल से चलेगा पूरा का पूरा ये अफ्रीका का रास्ता घूमते हुए, ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए, ये है कैप ऑफ गुड होप, यहां से होता हुआ एक मुस्लिम व्यापारी, गुजराती मुस्लिम व्यापारी की सहायता से कहां पर पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा। और भारत के तट कहां पर, कालीकट पर पहुंचेगा, ठीक है। और ये जो मालाबार तट है, मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। अब समझना बच्चे, अगर ये व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ होता, जो पहले चला आ रहा व्यापारिक मार्ग था, अगर ये पर्शिया के तरफ से जो हमारा व्यापार चल रहा था पहले, अरब कंट्रियों के माध्यम से हम कहां जा रहे थे, यूरोप में, अगर ये मार्ग अवरुद्ध नहीं होता तो इसको ना कोलंबस को निकलने की आवश्यकता पड़ती, और ना ही किसको, वास्को डिगामा को। और 1498 में अपना वास्को डिगामा कहां पर पहुंच जाता है, कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, जो मालाबार तट केरल पर अवस्थित है। यहां के शासक थे जमोरिन, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया। लेकिन उस समय भारत में मौजूद जो अरब व्यापारी थे, इन अरब व्यापारियों ने किसका विरोध किया, इन अरब व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया। और जमोरिन क्या है, जमोरिन वहां के राजा का कोई नाम नहीं था, जमोरिन उसकी उपाधि, उसका नाम का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अब इन कारणों को समझ गए कि किस कारण से हम जो है यहां तक पहुंचे, वास्को डिगामा क्यों आया। तो वास्को डिगामा इसलिए आया क्योंकि जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया, अब नए व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। तो इन द ईयर ऑफ 1498 में वास्को डिगामा कहां पर पहुंचता है, भारत पहुंचता है, किसकी आज्ञा से, तो याद रखेंगे लिस्बन के, या यूरोप, लिस्बन यूरोप के किंग हैं, और किंग मैनुअल की आज्ञा से, पुर्तगीज किंग मैनुअल की आज्ञा से यह पुर्तगीज नाविक किसको, वास्को डिगामा को सेंड करते हैं, कहां से, तो जाओ और नया रूट डिस्कवर करके लाओ, किसका, इंडिया का। व्यापार कैसे करेंगे, तो व्यापार करने के लिए हमें एक नए रूट की आवश्यकता, और इस व्यापारिक रूट को ढूंढ करके लाइए। और वास्को डिगामा अपने जहाज के माध्यम से भारत की खोज करता है, और एक नए मार्ग की खोज करके पहुंचता है, और बताता है ये मार्ग हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, क्या स्थल मार्ग से व्यापार नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था, लेकिन अब जो टर्की पर बैठा शासक है, वहां से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती इन लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको एक नए समुद्री मार्ग की तलाश करनी पड़ेगी, और ये रूट महंगा भी पड़ रहा था। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत थी कि ये ईस्ट के साथ ही व्यापार करें, ऐसा क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे ये जो समय चल रहा है 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी का जो समय चल रहा है, यहां पर यूरोप में देखोगे तो खाने की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या हुआ करती थी, मीट हुआ करती थी। और इस मीट के संरक्षण के लिए अभी क्या नहीं बना था, फ्रिज का निर्माण नहीं हुआ था, तो फ्रीजर का निर्माण नहीं था, इस मीट को सुरक्षित रखना था। तो मीट को सुरक्षित कैसे रखा जाए, बताइए कोई भी कमेंट करके कि मीट को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता था, कैसे रखा जाए, यही सबसे बड़ी बात थी कि मीट को सुरक्षित कैसे रखा जाए।
बताओ कोई भी एक व्यक्ति। तो मीट को सुरक्षित करने के लिए जरूरत थी किसकी? मसाले का लेप लगाते थे, और मसाले का लेप लगा करके उसे रख दिया जाता था, तो उसका जो जीवन काल था वो थोड़े दिनों के लिए बढ़ जाता था। और इसी मसाले को, इस मीट को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, और इस मसाले को यूरोप में बेच करके उससे होने वाली इनकम के लिए इन्हें व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता थी, खाद्य सामग्रियों को अपनी इकट्ठा करने। तो यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्बन यूरोप के राजा मैनुअल ने वास्को डी गामा को यूरोप से भारत तक के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए भेजा। भारत के कालीकट मालाबार तट पर पहुंचा, और जब यहां पर 1498 में जब यहां पर पहुंचा तो यहां था जमोरिन। जमोरिन ने स्वागत किया या वेलकम किया, जबकि यहां पर पहले से मौजूद अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे कभी पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया, लेकिन किन लोगों ने इसका विरोध किया था? तो ध्यान रखेंगे, यह विरोध किसके द्वारा किया गया था? यह विरोध किया गया था बच्चे अपना अरब व्यापारियों के द्वारा। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब देखो आगे चलते हैं। समय आगे बढ़ा और ये कहां पर आ गया? भारत आ गया। भारत से जब वापस लौटा और लौट करके जब ये मसाले जो लेकर के गया था, उन मसालों को यूरोप में बेचा, तो इसके आने जाने के खर्च से 60 गुना इसको क्या प्राप्त हुआ? मुनाफा प्राप्त हुआ। और जब इसको मुनाफा प्राप्त हुआ तो सारे लोगों की नजर कहां की तरफ पड़ी? सारे लोगों की नजर पड़ गई ईस्ट की तरफ। बोले एक काम करते हैं हम, ईस्ट की तरफ नजर पड़ी और कहा कि हम क्या करेंगे, अब जो है हमको क्या चाहिए? अब तो पैसा चाहिए। और सारे लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से अब कंपनियां बना करके निकलना स्टार्ट कर दिए। इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए, पुर्तगीज के बाद डच स्पेनिश आए, इसके बाद अंग्रेज आए और फ्रेंच आए। ये सभी कहां पर आते हैं? भारत में व्यापार करने के लिए। अब इन पर होड़ लग गई और सब धीरे धीरे भारत की ओर अपनी कंपनी बना करके स्टार्टिंग कर देंगे कि चलो चलते हैं और भारतीयों को लूट करके आते हैं। अब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या करने के लिए आ रहे हैं? भारतीयों को लूटने के लिए आ रहे हैं भाई। और जब भारतीयों को लूटने के लिए आएंगे, इसी क्रम में भारत का अपना एक संवैधानिक विकास का तरीका भी आगे डेवलप्ड होगा। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग रहता है और सारी चीजें हमको याद भी रहती है। ये देखिए महारानी एलिजाबेथ साहब आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब देखिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को क्या किया था? इन द ईयर ऑफ 1600। इस समय भारत का जो शासक था, भारत में पॉलिटिकल व्यवस्था क्या थी? भारत में इस समय अकबर मुगल बादशाह था। जिस समय EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह हमको अकबर देखने को मिलेगा और अकबर एज अ मुगल बादशाह के रूप में दिखाई देता है। अब यहां से महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के माध्यम से कहा, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक एकाधिकार या व्यापार पत्र के रूप में जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार पत्र यहां के व्यापारियों को जारी किया कि जाइए ईस्ट के साथ, मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का हम आपको व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हैं। अब जब यह कहकर महारानी एलिजाबेथ ने इनको दिया अधिकार पत्र, तो इन लोगों ने एक कंपनी का क्या किया? गठन किया, जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? भारत के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला कि भारत के साथ या ईस्ट के देशों के साथ जो व्यापार है, इस व्यापार को करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होगा? EIC के पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर एंटर कर गई? ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चे एंटर कर गई भारत में।
ठीक है। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर की तो शुरुआती तौर पर वह किस रूप में दिखाई दे रही थी? शुरुआती तौर पर अगर ईआईसी को देखते हो तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, व्यापारिक कंपनी के रूप में पहुंची। और व्यापारिक कंपनी के रूप में जो है पहुंचने के बाद इसने सबसे पहले 1608 में जब जहांगीर दरबार पर था तो इनको क्या मिलता है? मुगल जो क्षेत्र थे उन मुगल क्षेत्रों में इनको व्यापार करने का तरीका मिल जाता है। ठीक है, क्या मिला? तो यहां पर बच्चे इनको मिल जाता है कि जाइए और जाकर के क्या करिए, अब जो है आप जो अकबर या हम कह सकते हैं जो मुगल क्षेत्र हैं, इन मुगल क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। आ गया, ठीक है भाई, अगर मुगल क्षेत्रों में व्यापार करने का हमको अधिकार मिल रहा है तो इन्हें अधिकार ले लिया और अधिकार लेकर के मुगल क्षेत्रों में भी क्या है, ये व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे क्या हुआ, 1600 से लेकर के लगभग 1673 ईस्वी तक का जो काल देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी वर्तमान समय में एक व्यावसायिक कंपनी के रूप में है, लेकिन साथ ही वह कुछ जगहों पर अब जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगेगी। तो अगर जब देखोगे, जब तक औरंगजेब जिंदा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो रही है? 1707। ये डेट कौन सी है? औरंगजेब की मृत्यु की डेट है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही क्या करेंगे ये, अब भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर देंगे। इससे पहले भी इन्होंने एक बार प्रयास किया था, लगभग बात थी 1688 के आसपास की बात थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है औरंगजेब कि कुछ नावों को पकड़ लिया और समुद्र पे ये थे मजबूत। औरंगजेब को भी क्या करना पड़ता था, मुगलों भाई इनको भी क्या करना पड़ता था, समुद्र में अपना जहाज उतारने के लिए पैसे पे करने पड़ते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो औरंगजेब से ले लिया क्या पंगा, एक व्यापारी को पकड़ के पीट दिया ब्रिटिश ने। औरंगजेब तो औरंगजेब था, औरंगजेब ने ऐसा दौड़ा करके मारा कि हर एक क्षेत्र से भारतीय, मुगल भारतीय क्षेत्र से ब्रिटिशर्स को भगा दिया इंडिया के बाहर। ये जाकर के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के आइलैंडों में इनको क्या लेनी पड़ गई, शरण लेनी पड़ गई, क्योंकि जो मुगल थे, मुगलों की समुद्री सेना कमजोर थी, लेकिन अभी जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक उनकी स्थल सेना से बराबरी कोई नहीं कर सकता था। और औरंगजेब ने दौड़ा के मारा और ब्रिटिशर्स को जाकर के कहां पर, तो द्वीप समूहों में छुपना पड़ गया। जब छुपे तो बाद में वापस आए, युद्ध का हर्जाना दिया औरंगजेब को, औरंगजेब से माफी मांगी। और जब औरंगजेब से माफी मांगी तो औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, तुम व्यापारी हो, व्यापार करो। समझ गए बात को? अगर व्यापार से ज्यादा करने की कोशिश की तो फिर जानते हो मैं कौन हूं, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो ब्रिटिशर्स ने युद्ध का हर्जाना भी दिया, पैसा भी दिया, उसके बाद वापस व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, यहां से ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजनीतिक मामलों में दखल चालू हो जाता है। ये समय क्या चलेगा, उत्तर मुगल काल, मुगलों के पतन का काल चल रहा है। अब मुगलों की क्या हो जाएगी, पतन होना चालू हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इंग्लिश में देख लेना, कुछ हिंदी में भी देख लो। 1600 से लेकर के 1673 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के स्थानीय शासकों के क्षेत्र में व्यापार के अधिकतम अधिकारों को प्राप्त करके भारत में एक विशिष्ट रूप से व्यावसायिक इकाई बन गई। ध्यान बच्चे, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाता है। अब दीवानी राइट्स का मतलब समझना बच्चे, राजस्व और नागरिक न्याय पर जो है अधिकार प्राप्त होता है। मतलब यह है कि जो पैसा है, ये पैसा किसको मिलेगा, तो पैसा भैया वसूल करेगी अब जनता से, ईआईसी वसूल करेगी। और जो बंगाल का नवाब होगा, नवाब के पास क्या काम होंगे, नवाब जन कल्याणकारी कार्य करना स्टार्ट करेगा। आगे अच्छा, हाँ, तो अब जो है यहां से क्या है, बंगाल की दोहरी लूट का कार्यक्रम चालू होता है। बच्चे इसी का फायदा उठा करके क्या हुआ, अब देखो इस समय आते आते जो ब्रिटिश है, इनकी 3 जगह पर हमें क्या दिखाई दे जाएंगी, 3 प्रेसिडेंसी है। एक था बच्चे बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल, दूसरा क्या है बच्चा, तो दूसरा हमको दिखाई देगा मद्रास, और तीसरा क्या है, तीसरी प्रेसिडेंसी है बॉम्बे। इन 3 प्रेसिडेंसियां, ये तीनों प्रेसिडेंसी किसके पास है, ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी है अपनी ब्रिटिश के पास। अब जो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, सब हो गए भ्रष्ट। आए थे व्यापार करने,
व्यापार के साथ यहाँ के धीरे धीरे शासन व्यवस्था में भी उनको हस्तक्षेप का मौका मिल गया, शासक बन गए। और जब शासक बन गए तो उन्होंने क्या किया, रिश्वत लेना भी चालू कर दिया। जैसे उनको व्यापारिक पत्र मिलता था, अपना व्यापार पत्र क्या करते थे, दूसरे को बेच देते थे, दूसरे व्यापारी को, बोले लो तुम ले लो मेरा व्यापार पत्र, पैसे दे दो। और इसी तरीके से इनके पास क्या हुआ, जब इस व्यापार पत्र के साथ और साथ में स्थानीय लोगों से रिश्वत भी लेने लगे, जो राजा महाराजा थे उनको सुरक्षा देने के नाम पर उनसे भी रिश्वत लेना प्रारंभ कर दिया। और ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसियों में आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी के कर्मचारी बिना एक दूसरे से पूछे कहीं पर भी युद्ध छेड़ दिया करते थे। और जब यहां से EIC का कोई कर्मचारी लौट करके ब्रिटेन जाता था, उसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ा करती थी, यहां पर पैसा बहुत था। तो यहां से जब कोई व्यापारी लौट करके पहुंचता था यूरोप और रिटायर हो कंपनी से कि अब नहीं करना मुझे व्यापार, ब्रिटेन में जाऊंगा, वहीं खेती किसानी कुछ अपना धंधा करूंगा, तो वहां पहुंचे तो उसके पास बहुत सारा पैसा पहुंचे उसके साथ। तो जैसे हमारे यहाँ मंत्री लोग हैं अभी वर्तमान में देखते हो, ठीक वैसे वहां पर भी रहे होंगे। तो मंत्रियों ने कहा यार इतना ज्यादा पैसा कमा करके ये व्यक्ति लाता है, इस पैसे में कुछ तो हिस्सेदारी हमारी बनती है। तो सारे मंत्री एक साथ क्या कहेंगे, जैसे सांपों की सभा होगी तो हुस हुस फुस फुस के नारे लगेंगे, ठीक वैसे ही नारे लगे कि एक स्वर में सबने कहा बिल्कुल सत्य वचन है, पैसा तो हमको चाहिए। और EIC पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ये तो जहां जाती है वहां पर गुलाम। दूसरा यह भी समझिए, इस समय तक जो इनका एक बड़ा उपनिवेश था यूएस में एक क्या चालू हो चुका है, एक संघर्ष चालू हो गया है। स्वतंत्रता को लेकर के वहां पर झगड़ा चल रहा है कि वो यूएस अपने आप को आजाद कराना चाहता है, वहां पर एक संघर्ष चल रहा है। तो एक तरफ इनके हाथ से यूएस धीरे धीरे निकलेगा और दूसरी तरफ क्या होगा, भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी पूरी तरीके से अभी कौन समाप्त हो गया, मुगल पूरी तरीके से समझ लीजिए समाप्त है, नाम मात्र की सत्ता बची है। मराठे थोड़ी बहुत शक्ति अपनी वापस लेकर के लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह भी थोड़े ही समय में क्या हो जाएगा, 1794 आते आते जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो यहां पर अच्छा मौका है और इस मौके को भुनाने के लिए और साथ में इनकी इनकम में कुछ इनकम ब्रिटिश मंत्री ये चाहते थे कि हमारे पास भी हो। वो क्या लेकर के आए कि कंपनी की ये जो गतिविधियां हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी है और कंपनी किसी से भी लड़ ले रही है बिना पूछे आपस में, इन सारी गतिविधियों में रोक लगाने के उद्देश्य से इन द ईयर ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर के आती है जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। किसे रेगुलेट कर रही थी, तो भारत में कंपनी की गतिविधियों को, आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से लेकर के आए रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए। 1973 में EIC के कर्मचारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके थे। जैसे अपने यहां जाओगे तो बिना पैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 1773 से लेकर के 1758 तक भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में रहेगी। ब्रिटेन की संसद की इस पर नजर भी रहेगी। तो इसी बात को समझेंगे कि कंपनी का शासन रहा। इस अवधि में ब्रिटिश संसद द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे और इन अधिनियमों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना को बदल दिया गया था और EIC की शक्तियों को पूरी तरह से 1858 में ब्रिटिश ताज में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो हम भारत के संवैधानिक विकास को दो क्रम में समझेंगे। एक देखेंगे कि कंपनी के शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा देखेंगे जब क्वीन एलिजाबेथ, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों पर जब क्या पहुंचेगा, जब पहुंच जाएगी शासन सत्ता, तो वहां पर देखेंगे। क्लियर है इतनी बातें? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताते रहा करो तुम लोग। हमको लगता है इतना डीप में जो है सोच लेते हो तो लगता है होगा कि क्यों सर इतना क्यों बता देते हैं। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करो, मज़ा आएगा। आप देखो आ चुकी है EIC, भारत में क्या देना पड़ेगा, दोगला लगान चुकाना पड़ेगा। जब ज़्यादा पढ़ लो तो थोड़ा ऐसे फनी वीडियो, मतलब थोड़ा सा इमोजी भी देख लिया करो, ठीक है। इंडिगो की खेती कराओ, ठीक है। ट्रेन में सबसे बेकार डिब्बा इनमें इनको बिठा दो। हमारे सामने आंखें नीची कर रखो, आंख नीची करना, आंख मत उठा करके देखना। देन नेक्स्ट आ जाते हैं चाइल्ड मैरिज बंद कर दो, ठीक है। काले हो तुम लोग, अनपढ़ हो
और गवार हो, और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या करने के लिए? हम आए हुए हैं कि अनपढ़ गवार लोगों को जो है क्या बनाया जाए, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, असभ्य लोगों को क्या बनाने आए हुए हैं? सभ्य बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलते हैं अब अगली बात देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बैकग्राउंड तो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों लाया गया? क्योंकि देखो, ना बंगाल प्रेसिडेंसी, ना मद्रास प्रेसिडेंसी, और चाहे वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, इन पर काम कर रहे कर्मचारियों में आपस में नहीं बन रही। कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, और कंपनी की इनकम को देखते हुए, इनके व्यापारियों की इनकम को देखते हुए EIC के ऊपर लगाम लगाने, इनकी जो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां, उन गतिविधियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से क्या लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या प्रोविजन होना चाहिए? अगर ये रेगुलेटिंग एक्ट है तो बताइए क्या प्रोविजन होना चाहिए? तीनों प्रेसिडेंसी में अगर आपस में नहीं बन रही तो किसी एक प्रेसिडेंसी को क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम करना पड़ेगा। और वो प्रेसिडेंसी कौन सी हो सकती थी जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आई? सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा था? बंगाल प्रेसिडेंसी से। इसीलिए अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर किसे कर दिया जाएगा? अब इसकी सुप्रीमेसी होगी मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर भी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर भी। अब कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो वही कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है तो भ्रष्टाचार को समाप्त कौन करेगा? समाप्त करने की शक्ति, या भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा, कौन इसको देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें किसकी व्यवस्था की जाएगी कि कलकत्ता में हम क्या करेंगे? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। और क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से? अब जो है, जो कंपनी द्वारा जीते हुए क्षेत्र है वो सब क्या होंगे? कंपनी के विजित क्षेत्रों में उन्हें ब्रिटिश क्षेत्रों के रूप में जो है उसे क्या किया जाएगा? कंपनी क्षेत्र के रूप में दिखाया जाएगा। और बंगाल का जो गवर्नर होगा वही क्या करेगा? सबके ऊपर जो है, सारी प्रेसिडेंसियों के ऊपर जो है अपनी हिस्सेदारी। अब ये सारी बातें होनी चाहिए कि नहीं, जो मैंने बता दी। एक नॉर्मल सा आइडिया लेकर के चलिए कि रेगुलेटिंग एक्ट है, किस तरीके से आया है, क्या उसके पीछे का रीजन है, और रीजन जानेंगे तो सब कुछ दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? टॉप मूवी हब। चलो भाई, अब देख लो। 1773 का विनियमन एक्ट कहलाता है, अधिनियम कहलाता है, या इसी को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया गया बच्चे? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम उठाया गया था। इसमें साथ में क्या किया गया? निदेशक मंडल कंपनी की शक्ति या शासी निकाय को अपने राजस्व की रिपोर्ट जो है ब्रिटिश की संसद को देनी पड़ेगी। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में जो है नामित कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब क्या बन गए? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। एक 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। ये बात ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, देख लेना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज एस्टेब्लिश्ड 4 मेंबर। देयर वॉज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं स्टैब्लिश की गई थी, बल्कि क्या किया गया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें बंबई और मद्रास के राज्यपालों को क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। राज्यपाल मतलब आप गवर्नर ही समझिएगा। तो जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और आगे चल करके 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में किसकी स्थापना होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई तो इसमें क्या था? तो ध्यान रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन बताएगा? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली थी। प्लस क्या था? 3
अन्य न्यायाधीशों की इसमें नियुक्ति की गई थी। तो एलिजा एम्पे क्या बने थे? एलिजा एम्पे बच्चे इसमें आ जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। फिर बच्चे इसके साथ अगला कदम क्या किया? इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। कहा अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे? कंपनी का व्यापार करेंगे, व्यक्तिगत व्यापार नहीं। या भी क्या कर रहे थे? ये एक तो शासक भी बन गए थे, अब व्यक्तिगत व्यापार भी करें। किसी से मार के 2 पैसे छीन भी लिए और अपना व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे थे। तो कहा गया ये सब नहीं चलेगा, अब व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी गई। और क्या कहा गया? कहा गया कि किसी भी आम नागरिक से रिश्वत लेते पकड़े गए तो सोच लेना। अब भाई ये सारे काम तो रेगुलेटिंग एक्ट में हो गए। क्या ये कार्य पूरे हो सकते हैं? एक बार में नहीं होंगे। और जब ये कार्य पूरे नहीं हो पाए तो इस पर क्या किया गया? इस पर संशोधन किया गया। इस पर क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट किया जाएगा। और दूसरी तरफ विश्व इतिहास बदल रहा है। अगले 10 सालों बाद विश्व इतिहास बदल जाएगा। ठीक है, अगले 10 सालों बाद क्या हो जाएगा? विश्व इतिहास में फिर से परिवर्तन आएगा। और जैसा परिवर्तन हमको दिखाई देगा यहां पर, तो इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन अधिनियम जो है 1781, इस अधिनियम को समझौता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र अधिकार से छूट दे दी गई। तो ईआईसी के सेवक और उनके अधिकारियों को, ठीक है, क्या कहा गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र अधिकार से छूट दे दी कि उस न्यायालय में बार बार इनके खिलाफ केस हो रहा था। इसने कलकत्ता के निवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार का भी क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। नेक्स्ट, अब समझिए, अब बदलेगी परिस्थिति। परिस्थिति क्यों बदलेगी समझना। ये जो टाइम पीरियड देख रहा हो 1784, यहीं पर दिखाई दे जाएगा यूएस आजाद हो गया। यूएस क्या हुआ? आजाद हुआ। अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता संग्राम जीत लिया और यूएसए जो है आजाद हो गया। आजाद होने के बाद यूएस ने अपना पहली बार उसने कहा कि हम एक नई व्यवस्था के साथ चलेंगे। हम अलग अलग थे, इसलिए क्या किया गया? हमको जो है गुलाम बना लिया गया था। अब हमें एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो 7 राज्य शुरुआती तौर पर जो आजाद हुए वो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में मिले और फिलाडेल्फिया में जब आपस में बैठक हुई तो उन्होंने कहा हमको किसकी जरूरत है? एक यूनियन बनाएंगे। और उस यूनियन को बना करके उन्होंने आपस में एक लिखित समझौता किया। रिटर्न उनके द्वारा क्या किया गया? समझौता किया गया। और उसी लिखित समझौते को क्या कहा गया? उसी लिखित समझौते को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान। मतलब उन राज्यों के मध्य जो लिखित समझौता हुआ उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया संयुक्त राज्य संघ का संविधान कहा गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या कहलाया? वो वही कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब यूएस आजाद हो जाएगा, भारतीय शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी। कौन बचा हुआ है? नीचे की तरफ हैदर रहे ने, अब हैदर और टीपू। ठीक है, हैदर भी यहां तक आते आते टीपू बच गया। और कौन बचे थे? थोड़ी बहुत शक्ति अभी मराठों की बची हुई थी। तो ब्रिटिश ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यूएस हाथ से निकल गया और दुनिया का पहला लिखित संविधान भी बना लिया, यूएसए ने, तो इस बात से और बुरा इनको लगा, यार ये कैसे कर दिया इनने। और इसी क्रम में इनके द्वारा क्या किया गया? अब भारत में राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना है। भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना, अपने उपनिवेश को मजबूत करना है। और एक कारण समझिए, यह समय चल रहा 18वीं शताब्दी का अंत का समय है। और इस समय क्या हुआ? यूरोप में हो गई औद्योगिक क्रांति। यूरोप में क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है। इस समय भाप के इंजन का आविष्कार होना हो गया है। अब क्या किया जाएगा? अब भारत में, क्योंकि एक उपनिवेश गया, एक बड़ा बाजार चला गया, और एक बड़ा बाजार जाएगा तो दूसरा बड़ा बाजार चाहिए। यूएस जैसा बड़ा बाजार गया था इनके हाथ से, तो उससे कंपेयर करने वाला, उसके बराबर का कोई बाजार चाहिए, और वो बाजार हो सकता था भारत। और इसी क्रम में क्या लेकर के आए? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट अपन क्या देख लेते हैं? प्रोविजंस देख लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था क्या। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार
ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के रूप में दिखाया गया और ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा गया। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार परिभाषित कर दिया। ईआईसी ने भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की। वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों से घटा करके 3 सदस्यीय कर दिया गया। भारतीय मामले को जो है ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया। एक मंत्री को इसके लिए क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी बनाया गया। अब देखो बच्चों, अब हो गई औद्योगिक क्रांति। अच्छा, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से क्या होगा कोई बताए? प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो भाई अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति से होगा क्या? तो हम कहेंगे प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज हुआ। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो इस तैयार माल को कहीं ना कहीं बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार की आवश्यकता है। और जब बाजार की आवश्यकता, और अभी इनके पास जो सबसे बड़ा बाजार है वो कौन सा? भारतीय बाजार। सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत का बाजार है। अब बेचना है अपना सामान, कहां बेचेंगे? भारत में। तो इन्होंने कहा अब क्या किया जाए? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 सालों के लिए तो बढ़ा दिया था, लेकर के आए 1813 का अधिनियम, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। अब ब्रिटेन में जो है खूब सारी इंडस्ट्री लग गई, उत्पादन बहुत सारा हो गया। पूरा लंदन जो है ये समझ लीजिए कूड़े करकट से भर गया था। इतने सारे लेबर जबरन उनसे काम करवाया जा रहा। अब प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन हो रहा। अब जो व्यक्ति उद्योग लगाया उसे अपने सामान को बेचना भी तो है, कहाँ बेचेगा? तो उसने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश मंत्रियों को कुछ पैसे इसे दिए होंगे व्यापारी ने, पक्की बात है, या कुछ दबाव बनाया होगा कि अगली बार हार जाओगे चुनाव, समझ रहे हो? नहीं तो कुछ सोच लो। उन्होंने कहा बताओ सोचना क्या है? बोले जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार दिया हुआ है, उस व्यापारिक एकाधिकार को तो पहले करो समाप्त। यही कहेंगे ना, क्यों? क्योंकि अब सभी ब्रिटिश नागरिक ये चाहते हैं कि वो भारत जाएं और जाकर के भारत में व्यापार करें, और ठीक भी है। अगर नागरिक है उस देश के तो उन्हें भी अधिकार है व्यापार करने का। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कुछ करिए। तो ब्रिटिश इस बात पे भी रिसर्च कर रहे थे कि अगर भारत में हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, भारत में अगर ये शर्ट बेचनी होती, जीन्स बेचना होता, कैसे बेच दें? भारतीयों की जो संस्कृति है वो तो अलग है ना। अब भारतीय धोती कुर्ता पहनने वाले थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धोती अपन ने लपेट ली। अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? भारतीयों की आचार विचार और रुचि में परिवर्तन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भारतीय एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ेगा। रीजन, अब जब ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासन सत्ता अपने हाथ पर ले चुकी है तो उसको काम करने के लिए क्लर्क चाहिए, बाबू चाहिए। और ब्रिटेन से जो आने वाले क्लर्क थे उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, वो महंगे पड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अब भारतीयों को ही तैयार करना पड़ेगा। और इसी क्रम में 1813, समझ गए ना पूरा बैकग्राउंड की क्या बैकग्राउंड है? और इसी बैकग्राउंड में 1813 में 1813 ईस्वी में लाया गया चार्टर एक्ट 1813। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार प्रयास क्या किया गया कि अब हम क्या करेंगे? ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बस 2 बातें रहने दी, एक चाय के साथ, चाय और चीन, चाय और चाइना के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ करके ईआईसी के बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया बच्चे? समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी व्यापारिक एकाधिकार जो है ईआईसी के पास नहीं होगा। बस 2 बातें होंगी, एक क्या होगा? चाय के साथ व्यापार का व्यापारिक अधिकार, और एक क्या होगा? चीन के साथ, चीनी मत समझ लेना, चाय और चीन है के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बना रहने दिया गया। और बाकी सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया गया। साथ में क्या किया गया बच्चे? भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई कि जाइए भारत में ईसाईकरण को बढ़ावा दीजिए। कारण क्या है? जाकर के भारत में इसलिए करिए क्योंकि भारतीयों के आचार विचार और रुचि में परिवर्तन करना है।
अगर इंडियन के हम खान पान और रहन सहन में परिवर्तन नहीं कर पाए तो कैसे हम इनको अपनी उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट का खरीदार बनाएंगे। और साथ ही पहली बार घोषणा की गई कि हम शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। कहां खर्चा करेंगे इसकी बात नहीं की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में, बस 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। ईसाई मिशनरियां क्या करेंगी, भारत में प्रवेश करेंगी, धर्मांतरण होगा। यहां पर बताएंगे कि ईसाइयत में क्या खासियत है, एक देववाद की बात करेंगे। भारत में अभी बहुत सारे देवता थे, हम भारतीय देवताओं के मामले में बहुत नहीं है, तो किसी की भी पूजा कर लीजिए। तो बहुत सारे देवताओं, यहां ईसाई मिशनरी आ गई। इससे एक बात और होगी, जब ईसाई मिशनरियां भारत में आएंगी शिक्षा का प्रसार होगा। और जब भारतीय धर्म किसी अन्य धर्म के साथ टकराएगा तो भारत में भी क्या होगा, जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसी टकराहट के परिप्रेक्ष्य में राजा राम एंड मोहन रॉय कंपनी का मतलब उनके साथ कोई कंपनी नहीं थी, राजा राम मोहन रॉय निकलेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहेंगे। कोई राजा राम मोहन रॉय इस तरीके से नहीं निकल करके आ रहे हैं। जब भारत के धर्म को, भारतीय, अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म को किसी और धर्म के साथ, यहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमको हमारे धर्म में छुपी हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ईसाई मिशनरीज बताएंगे और बता करके भारतीयों का धर्मांतरण करेंगे, किसमें, ईसाइयत में। और उस धर्मांतरण को रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए राजा राम एंड मोहन रॉय निकलेंगे। किस रूप में, तो भारत में धार्मिक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होगी। ये पूरा एक हिस्ट्री का अपना पूरा का पूरा एक, हम कह सकते हैं, लगातार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अब बच्चे देखो, ये चाय और चीन के साथ वाला मैटर ऐसा क्या था कि चाय 1813 के एक्ट में चाय और चीन के साथ वाला व्यापारिक एकाधिकार बना दिए, रहने दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, आप देखना, सिर्फ क्या रहने दिया गया, चाय एवं चीन को छोड़कर बाकी सब क्या कर दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये बात मैंने बताई। अब रीजन समझना बच्चे, ऐसा था क्यों, ऐसा होने के पीछे का कारण था, ये एक ट्रेड ट्रायंगल है। ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रेड ट्रायंगल कहा जाता है इसे, या ऐसे हम कह सकते हैं व्यापार त्रिभुज कह दो हिंदी में, व्यापारिक त्रिभुज है। और ये व्यापारिक त्रिभुज कैसे बनता था, यहां पर हुआ करता था बच्चों, ये जगह है कैंटन। कैंटन कहां पर है, चीन में। ये क्या था बच्चे, कलकत्ता। ये कहां है, इंडिया में। ये क्या है बच्चे, लंदन। अब समझना, लंदन का जो ये हम क्या है, हम तो कॉलोनी, हम तो गुलाम हैं भाई। भारत क्या था, गुलाम था। अब सीधी सी बात है, जो लंदन का व्यापार चलता था चीन से, चीन से ये क्या मंगाते थे, चीन से लिया करते थे, चाय लिया करते थे भाई। चीन से इनको किसकी आवश्यकता पड़ती थी, तो चीन इनकी चाय की आवश्यकता की पूर्ति करता था। ठीक है, कलकत्ता तो वैसे ही क्या था, गुलाम था। तो यहां पर अपना तो इनको कोई पैसा देना नहीं है भारत को, तो ये वाला जो व्यापार संतुलन था हमेशा किसके पक्ष में रहता था, ब्रिटिश पक्ष में रहता था। लेकिन यहां से जो व्यापारिक संतुलन है, वह व्यापारिक संतुलन हमेशा किसके पास था, कैंटन के पास था, चाइना के पास। और ब्रिटिश को पैसे देने पड़ते थे, किसको, चीन को, मुद्रा के रूप में, चाहे जैसे दें। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, बोले काम करो, भारत में उत्पादित कराओ अफीम। और उत्पादन था भी, तो भारत में उत्पादित होने वाली अफीम को क्या किया, कलकत्ता से भेजा कैंटन। बोला एक काम करो, पूरे के पूरे चाइना को जो है अफीमची बना दो। और इसके माध्यम से अब जो व्यापार संतुलन था वो किसके पक्ष में आ गया, लंदन के पक्ष में। इसी को कहा जाता है ट्रेड ट्रायंगल। एक बार एमपीपीसीएस ने शायद पूछा भी था कि व्यापारिक त्रिभुज में लंदन अगर
ब्रिटेन में था, कलकत्ता भारत में था, तो कैंटन कहाँ का शहर था? कैंटन चाइना का शहर। ये एक व्यापार ट्रायंगल था और इस व्यापारिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए कि भाई व्यापार संतुलन, और आगे चल करके विश्व में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है अफीम युद्ध, ओपियम वॉर भी कहा जाता है, चाइना में लड़ा गया था। तो पूरे चाइना वाले वैसे भी एक तो उनकी आंखें कम खुलती हैं, अफीम खिला खिला करके और छोटी आंखें कर दी ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिश इस दिमाग से खेल रहे थे। और अब जो हम कह सकते हैं व्यापार संतुलन था, वह व्यापार संतुलन किसके पक्ष में आ गया? वह व्यापार संतुलन बच्चे चीन के पक्ष में ना रह करके लंदन के पक्ष में आ गया। बताइए इतनी बात समझ में आई 1813 तक के चार्टर एक्ट को लेकर के? बताओ कमेंट करके। तो क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास के बाद कमेंट भी कर दिया करो, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो। साथ में मिशन सिलेक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिए। वीडियो लिंक में जो है मिशन सिलेक्शन अपना एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड अवश्य किया करिए। बताइए इतनी बातें क्लियर है सबको? मज़ा आया ये बात समझ करके? देखो जब भी कोई क्लास पढ़ो या कोई भी बात पढ़ो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना उसके पीछे की जुड़ी हुई चीज़ों को कड़ी के हिसाब से जोड़ना है। अगर पीछे की कड़ियाँ समझ गए, देखो भारत का जो संवैधानिक विकास है वह किससे जुड़ा हुआ है? विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। और विश्व इतिहास को अगर समझ गए जोड़ करके इंडियन हिस्ट्री से, तो संवैधानिक विकास वैसे भी बता दोगे, इसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। ऐसा इतना आसान मिलेगा, बिल्कुल सीधा बताता हुआ निकल जाओगे आप सब। कोई पूछ देगा ना 1813 का चार्टर एक्ट, बस ये मालूम होना चाहिए कि 1813, अच्छा विश्व में क्या चल रहा था? यूरोप में औद्योगिक क्रांति, अच्छा औद्योगिक क्रांति थी, उत्पादन बढ़ा होगा, क्या करेंगे? तो भाई अब उत्पादन बढ़ गया, उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। इससे पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार था। अब सबके लिए खोल दिया जाएगा, किसको रहने दिया जाएगा? क्योंकि अभी जो चीन के साथ इनकी चाय की पूर्ति हो रही, उसका क्या है? अभी जो बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है, जो भुगतान संतुलन है, वो किसके पक्ष में है? चीन के पक्ष में। तो क्या करेंगे? अफीम खिलाओ चाइना वालों को, क्या दिक्कत है? अब भाई अगर उत्पादन किया है आपने, जीन्स बनाई, तो भारतीय तो धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, कैसे पहना दोगे? क्या करोगे आप? तो भाई भारतीयों के आचार विचार रुचि में परिवर्तन करना पड़ेगा, शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा, भाई बाबू लाने पड़ेंगे ना। तो ये सब अगर काम करोगे तो ही क्या कर पाओगे? आगे बढ़ोगे। और ये इतनी बातें अगर आप जानते हो तो बस समझ लेना कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ सकता आपको। एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे, इसकी गारंटी होगी। तो ये रहा भारत का संवैधानिक विकास का एक क्रम था जिसके विषय में हमने समझा। अब बच्चे हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रोक देंगे। अब मैडम आएंगे स्टैटिक जीके की क्लास के साथ, आपकी मुलाकात होगी खुशबू मैम के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।